डिस्कस करूंगा और ये है चैप्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट सेशन में किए थे, फर्स्ट सेशन में किए थे 1 to 15 और नेक्स्ट सेशन में किए थे जो है ना 16 to 30 जो है, और आज 31 से कंप्लीट होगा। लगभग इसमें 60 प्रॉब्लम है, तो आज कोशिश करूंगा 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने का। आप पास में पेन एंड पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको नोट करते जाना और बाद में स्कोरिंग बताना कि तुम्हारा कितना करेक्ट हुआ है। तो चलिए बिना समय जो है ना खराब किए हम स्टार्ट करें सेशन को और आ जाए। जो लास्ट हम लोग का सेशन था ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट किए थे। बट आज हम लोग चलेंगे स्लाइड नंबर, ये स्लाइड नंबर हो जाएगा स्लाइड नंबर 33। स्लाइड नंबर 33 देखो, ये हो चुका था, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास हो चुका था। आज से ये आज क्वेश्चन नंबर 31 सबसे फर्स्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 बोर्ड पर आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए, समझिए। देखिए इसका क्या ऑप्शन होगा। जो राइट ऑप्शन होगा मैसेज करो, चेट करो, इसका क्या ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है द कूलम्ब फोर्स इज, कूलम्ब बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, विद्युत बल होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चैट करना, बताना कूलम्बीय बल क्या होता है, कूलम्बीय बल क्या होता है, इसमें बताना तुम जो है। जो लोग भी सेशन ज्वाइन किए हो चैट करना, बताना इसका कौन सा राइट ऑप्शन है। तो देखो ये कूलम्बिक फोर्स जो होता है, कूलम्बीय बल, जैसे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के तरह ही, स्थिर विद्युत क्षेत्र के तरह ही ये बल भी किस तरह का होता है, दोनों नेचर का होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। या केंद्रीय बल भी है या विद्युत बल भी है जो है। अब देखो केंद्रीय बल कहते किसको है। यदि हम सेंट्रल फोर्स की बात करेंगे तो सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं, यदि कोई फोर्स टू बॉडीज या पार्टिकल्स के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता हो, यदि कोई फोर्स जो है ना टू बॉडी के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक्ट होता हो, तो ऐसे फोर्स को ही हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो टू चार्ज के बीच एक्टिंग फोर्स जो होता है कूलम्बिक फोर्स, यह भी किस नेचर का होता है, यह भी दोनों पॉइंट चार्जेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है, इसलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे। और ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है ही, तो यह सेंट्रल फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर आपके सामने है। क्वेश्चन पहले पढ़ो और समझो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, बताइए ये ऑप्शन को क्या है। और इसको कई बार बोर्ड में पूछा गया है, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, इसका जवाब देना। कहता द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट एनी पॉइंट, the value of electric field intensity E at any point near a charge cylinder is, किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E का मान क्या होता है। जो लोग पढ़े हो बताना। सपोज ये कोई सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, यह बेलनाकार कोई चालक है और इस पर जो है ना क्या है, यह आवेशित है, इस पर समरूप आवेश वितरण है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि इस पर हो, तो आपसे पूछा जा रहा इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। यदि इस सिलेंडर के पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो जाए, लैम्डा चार्ज हो, तो बताओ r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होता है। ये पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वहाँ से क्वेश्चन है।
और ये हो जाता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो इसका ये कंसेप्ट होगा, इस कंसेप्ट को आप याद रखिए। इस पर न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और सही ऑप्शन कौन सा होगा? लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, क्या होगा? ऑप्शन है इनफाइनाइट अनंत, जीरो शून्य, डिपेंड्स ऑन चार्ज, फिर है डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल। तो चलो सबसे तो फर्स्ट आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन है कहाँ का। ये क्वेश्चन गॉस थ्योरम का, गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, जस्ट उस एप्लीकेशन पर ही एक क्वेश्चन है। यदि आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पता हो तो फिर ये बन जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम का क्या कहना है? कोई क्लोज सरफेस हो, किसी क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स जो होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब क्या कहा जा रहा है? जो बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स का ये फार्मूला होता है। तो बताओ इस बंद पृष्ठ के इनसाइड क्या दिया रखा हुआ है? एक डायपोल रखा हुआ है। और आपको पता है डायपोल में 2 चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज और उतना ही पॉजिटिव चार्ज। यदि देखा जाए तो इस जो है ना क्लोज सरफेस के इनसाइड बंद सतह के अंदर कुल आवेश कितनी है? तो -q + q है। और इसको यदि तुम सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 1/ε0 × 0 और ये क्या होगा? 0। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। जो लोग भी जो क्लास ज्वाइन किए हो तुम चैट भी करना, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चैट करना जो है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पहले खुद से पढ़ो क्वेश्चन और कोशिश करो इसका जवाब देने का। मैं रुकता हूं इसके लिए। ऑप्शन है इस तरह से, ऑप्शन देख लो। 1 कूलम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम इट इज। किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? किसी भी पिंड पर आवेश कब होता है? जब उससे इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं और जब उस पिंड को इलेक्ट्रॉन हम देते हैं। तो समझिए इसमें इसका कंसेप्ट क्या होगा और यहाँ क्या पूछा जा रहा है। सपोज ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है, कहता है किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे, किसी भी पिंड को हम आवेशित करेंगे तो उसके लिए क्या करना होता है? उस पिंड से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, उस पिंड से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है या उस पिंड को इलेक्ट्रॉन जो है देना होता है। तो अब इस पिंड से इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो इस बॉडी पर क्या होगी? तो पॉजिटिव चार्ज होगी। तो कहता है कि इस चार्ज का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, चार्ज उत्पन्न करने के लिए इस पिंड से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा? तो कैसे होगा? सिंपल सा इसका फार्मूला है, Q इक्वल्स क्या होता है? N × E, देन N इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा, Q/E। अब बता दो Q का वैल्यू क्या दिया गया? 1 कूलम। तो ये हो जाएगा 1 कूलम। और E का वैल्यू तो जानते हो, इसको तो क्वांटम ऑफ चार्ज कहते हैं। ये क्या है? आवेश का क्वांटम। ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जब इसको तुम सिंप्लीफाई करते हो तो इसका वैल्यू आता है 6.25 × 10⁻18।
इसका वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। और राइट ऑप्शन इसका देखो कौन सा मैच कर रहा है, सी नंबर। सी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए यदि समझ में आए तो नोट की ठीक है, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन नंबर 35 फिर से सामने बोर्ड पर है। क्वेश्चन को तुम पहले समझो, पढ़ो और फिर जवाब देना जो है। ये रहा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज इज। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया जिसके 4 ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट है उसको बताना है आपको। तो देखो कोई चार्ज हो, सपोज ये चार्ज Q है और इससे r डिस्टेंस पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या पढ़े हो, एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा Q/r²। अब कहता है कहाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, अनंत दूरी पर यदि r का मान अनंत हो जाएगा तो E का मान क्या होगा। तो चलो इस फार्मूला में पुट कर लो, r के जगह क्या, इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/∞ का स्क्वायर। और बताइए इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से यदि हम डिवाइड करें, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस तरह से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, तो और ये क्या हो गया 0। तो किसी भी चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है और इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो बिहार बोर्ड में जो है ना ऐसे ही आसान ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। यदि तुम इतना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लो तो इससे बाहर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होगा ही नहीं, इसकी गारंटी है। जो आने वाला एग्जाम है आपका बोर्ड एग्जाम, उस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इससे बाहर जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से नहीं रहेगा। इसलिए आप इसको अच्छे से सोचो, समझो और प्रैक्टिस करो। देखो फिर से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा जा रहा है यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाए। If the distance between 2 charges is increased, then the value of electric potential energy of the charges will be। तब क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा। तो आपको सबसे फर्स्ट क्या जो ढूंढना होगा, इसमें इसका जो कंसेप्ट है हम पहले बताते हैं, इसको समझना तब जवाब देना, इसको ढूंढना। देखो इसके लिए तुमको क्या कंसेप्ट याद रखना है। इसके लिए कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही हम 2 चार्ज पार्टिकल्स को रखेंगे, सपोज एक चार्ज ये है Q1 और ये दूसरा चार्ज है क्या, ये चार्ज है Q2। हो सकता है ये प्लस हो और हो सकता है ये माइनस हो, नहीं, या दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है। तो चार्ज तो 2 नेचर के होते हैं। अब इसके बीच का यदि डिस्टेंस कितना हो जाए, इसके बीच की डिस्टेंस r हो जाए, तब कहता है इस 2 चार्ज सिस्टम का, इस 2 आवेश के संकाय का विद्युत स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो एक्सप्रेशन है फार्मूला व्यंजक, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R, ये होता है। अब देखो यहाँ बात क्या होती है, चार्ज को Q1 एंड Q2 को हम क्या रखते हैं, विथ साइन, इसको साइन के साथ लिया जाता है।
जैसे अभी देखो एक प्लस है एक माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो एनर्जी क्या हो जाएगी नेगेटिव। यदि दोनों प्लस रहता तो एनर्जी क्या होता पॉजिटिव होता। अब बताओ यदि R को हम देखेंगे तो R क्या है ये U क्या है R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यदि यहाँ 1 का दोनों वैल्यू हो सकता है, या प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर। यदि R को इंक्रीज करेंगे पॉजिटिव एनर्जी होगा तो वह इंक्रीज करेगा, सॉरी पॉजिटिव एनर्जी होगा तो वह डिक्रीज करेगा, और जब R को हम डिक्रीज करेंगे घटाएंगे तो यदि पॉजिटिव एनर्जी हो नेगेटिव एनर्जी होगा तो वह क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ दोनों बात हो सकती है। ये U का वैल्यू R को बढ़ाने पर क्या दूरी बढ़ाई जाती है, R को यदि हम बढ़ाएंगे तो U में दोनों चीज हो सकती है, या तो यह बढ़ सकती है या तो यह घट सकती है। तो इसलिए इसमें कौन सा होगा में इंक्रीज और डिक्रीज, इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आए तो इसको नोट करो, याद रखना है क्यों बढ़ और घट सकता है। चार्ज को हम साइन के साथ लेते हैं, आवेश को चिन्ह के साथ रखते हैं, इसलिए U धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि धनात्मक होगा तो R बढ़ाने पर U क्या होगा घटेगा, यदि ऋणात्मक होगा तो R बढ़ाने पर U घटेगा, सॉरी बढ़ेगा। तो ये चीज याद रखना होगा। तो चलो यदि ये समझ में आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि ये समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 फिर से बोर्ड पर है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए समझिए फिर जवाब दीजिए। आवेश A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश B एवं C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब A और C के बीच क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बताना जो है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे समझते हैं, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए समझिए, उसके बाद जो है इसका आंसर ढूंढिएगा। चलो 1 मिनट है, क्वेश्चन पढ़ो समझो, उसके बाद फिर आंसर ढूंढना। देखो इसमें इसका कंसेप्ट क्या है, इस ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो कुछ हिंट्स मैं कर रहा हूं, तुम इस हिंट से समझना है। यहाँ हिंट्स क्या है, 2 चार्ज है। पहले सपोज एक चार्ज क्या है A है और दूसरा चार्ज क्या है B है, ये दोनों चार्ज है। अब दोनों के बीच क्या है पहले बता दो, अट्रैक्शन है या रिपल्सन। A और B क्या करता है आकर्षित करता है, तो इसका मतलब इस पर यदि प्लस चार्ज होगा तो इस पर जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो क्लियर हो जा रहा है। A को यदि मैं पॉजिटिवली चार्ज मानूंगा तो B को क्या मानूंगा नेगेटिवली चार्ज। फर्स्ट स्टेप आप ऐसे सोचिए। अब इसके बाद देखो आगे क्या कहा गया, कहा गया चार्ज B एंड C आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स एक और है यहाँ जो ये B चार्ज है, ये B तो फिक्स हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और एक C है। तो बताओ तो इस दोनों में यदि अट्रैक्शन होता है तो इस पर कौन होगा, जस्ट इसके अपोजिट नेचर होगा तब न। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का है। अब ये दोनों भी अट्रैक्ट करेगी। यदि B को हम नेगेटिवली चार्ज बोले हैं तो C को क्या बोलना पड़ेगा पॉजिटिवली चार्ज बोलना पड़ेगा। तब अब बताओ जो है ना ये A और C के बीच क्या होगा, यही हुआ A और C के बीच। तो यहां से देखो A पर पॉजिटिव चार्ज है और C पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। A पर पॉजिटिव C पर पॉजिटिव, मीन्स जो है ना A एंड C क्या हो गया सिमिलर चार्ज हो गया। जो चार्ज A पर है वही चार्ज क्या है C पर भी है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा। तो ये ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा। इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलो क्या यदि समझ में आए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। फिर से तुम क्वेश्चन को पहले पढ़ो और समझो, फिर ऑप्शन ढूंढना। क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है।
यदि क्वेश्चन समझ गए ना तो 50% उसका सोल्यूशन हो गया, यही मानो। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन आप खुद से पढ़ो मन ही मन, और जो देखो तो क्या तुमको समझ में आया। जो भी हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक अनावेशित धातु कण को एक धन आवेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। An uncharged metal particles is brought closer to a positively charged particle, metal plate. The electric force on the metal plates will be. चलो देखो हम क्वेश्चन को जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर लें तो ऐसा सोचिए, एक ये मेटल प्लेट है और यह मेटल प्लेट धातु का प्लेट कैसा है, धन आवेशित है। इस पर कौन से आवेश है, धन आवेश है। इस पर धन आवेश है, इस मेटल प्लेट पर धन आवेश है, ये धन आवेश है। यदि इसके नियर, यदि हम क्या करें, इसके नियर एक दूसरे धातु कण को, मीन्स जो है मेटेलिक पार्टिकल्स को, मेटल पार्टिकल्स को जो है इधर मूव करेंगे तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें टोटल चार्ज क्या है, 0 है। तो अब बताइए यह चार्ज प्लेट इसको क्या करेगी, इसको आकर्षित करेगी, विकर्षित करेगी, या इस पर किधर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ देखो इंडक्शन के कारण, यहाँ क्या होता है, इंडक्शन के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यह पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट जो है अट्रैक्ट करेगा, और इस मेटल जो है पार्टिकल्स के सभी इलेक्ट्रॉन इसके फ्रंट फेस में आकर के एक्युमुलेट होगा, इसके इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण। और इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बट जो है ये क्या होगा, इस पर टोटल चार्ज 0 ही होगा, क्योंकि जितना हाफ पार्ट में नेगेटिव चार्ज उतना हाफ पार्ट में पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज तो 0 है। बट अब इसका सामने का फेस देखो, सामने का फेस क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो अब इस मेटल सरफेस के द्वारा, मेटल प्लेट के द्वारा इस पर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा टुवार्ड्स द मेटल प्लेट होगा, वह मेटल प्लेट के तरफ फोर्स लगेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, प्लेट की तरफ। इस पर जो फोर्स होगा वह क्या होगा, प्लेट की तरफ होगा जो है। अब एक बार फिर से इसको देखो और समझो, समझ में आए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलें, समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखिए जो लोग भी ज्वाइन किए हो तुम टाइप करना, तुमको लग रहा है कि जो ऑप्शन करेक्ट है तुम ऑप्शन टाइप करो। देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 39, इसमें तो तुमको बताना ही चाहिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ये तो बच्चा भी जानता है, 9th-10th क्लास के बच्चे भी जो है इसको जान रहा है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जल्दी से टाइप करो, क्या होता है चार्ज का एसआई यूनिट। चार्ज का एसआई यूनिट सब लोग जानते हो, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फिर से डायमेंशन पूछ दिया गया। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो ये तो बेसिक है, चार्ज का आपको यूनिट एंड डायमेंशन याद रखना होगा। अब देखो इसका डायमेंशन, कुछ लोगों को डायमेंशन फार्मूला याद रखने में दिक्कत होती है। तो चार्ज का एसआई यूनिट तो पता है जो है क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं, तो तुमको पता है करंट, विद्युत धारा क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, आवेश बटे समय होता है। तो आवेश बराबर चार्ज बराबर क्या होगा, करंट इनटू टाइम होगा। तो अब यदि हमें इसका डायमेंशन लिखना होगा तो डायमेंशन कैसे लिखें, तो डायमेंशन लिखेंगे कैसे, तो बोलो करंट का डायमेंशनल फार्मूला सिंबल क्या होता है, ए, और टाइम का डायमेंशनल सिंबल टी, और डायमेंशनल फार्मूला को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट।
निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। जो है मैं रुकता हूं, ऑप्शन बताइएगा। यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, ये सब के सब इसके पावर हैं। ये 10 का पावर है -19, ये 10 का पावर है -19। जल्दी से बताना। 10 का पावर -19 है। इसमें से कौन पॉसिबल नहीं है, किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो देखो ये है क्या, पहले समझिए ये है क्या। तो ये चार्ज है, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, कूलम है। तो यह कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए क्या कंसेप्ट है, हम बताते हैं तुमको। ये n का वैल्यू निकालना होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े ना, Q इक्वल्स क्या होता है, NE। जहां n क्या होना चाहिए, तो n होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मीन्स इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए n का वैल्यू। तो इसी n का वैल्यू निकालेंगे। n इक्वल्स क्या होता है, Q/E होगा। तो अब E का वैल्यू तो फिक्स है, ये क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब Q का वैल्यू ये 1 बाय 1 करके पुट करके देखो। यदि यहाँ हम इसमें A नंबर पुट करते हैं तो ये कितना 2 टाइम्स कैंसिल होगा। तो यहाँ N का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। A नंबर में N का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो ये जो है ना पॉसिबल है। B में जो है ना N का वैल्यू क्या निकलेगा, तो B में इसको यदि यहाँ मैं पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा तो फिर ये क्या दे देगा, N का वैल्यू 4 आएगा। ये भी पूर्णांक है, इंटीजर है, ये पॉसिबल है। C नंबर में देखो, यदि N के प्लेस पर इसको मैं रखूँगा तो ये 1.6 से 2.4 जो है ना, ये क्या होगा 2.4 में 1.6 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। ये हो गया 3, ये हो गया 2, और यह पूर्णांक नहीं है, मीन्स ये वाला जो है पॉसिबल नहीं है। ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, इस तरह की चार्ज कोई बॉडी नहीं रख सकती है। ये ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो C नंबर। देख लो एक बार फिर से समझिए। जो है हमको n का वैल्यू निकालना है ईच केस में, जिसमें n जो है फ्रैक्शन आ जाएगा, भिन्न में आएगा, वही मान संभव नहीं होता है। चलो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 42 देखना। क्वेश्चन नंबर 42 सामने बोर्ड पर है, आप क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। जो है इसमें है, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता। बहुत आसान है। इसमें गॉस का प्रमेय से, किरचॉफ के नियम से, कूलम के नियम से, फैराडे के नियम से। जल्दी सोचो और बताओ, जल्दी सोचो, बताओ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अरे दो चार्ज के बीच जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, दो चार्ज के बीच जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, सपोज ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस फोर्स का वैल्यू किसके द्वारा जो है ना निकाला गया था, तो कूलम्स लॉ से निकाला गया था, जो कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये कहाँ से मिला था, कूलम्स लॉ से। तो ये कौन सा करेक्ट होगा, तो C ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलो समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 फिर से आप पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर जवाब देना। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल क्या होगा। इट गेट्स डबल, इट गेट्स हाफ, इट गेट्स 4 टाइम, इट गेट्स 1/4। ये बताना है ये क्या हो जाएगा। जल्दी से पहले खुद से सोचो। चलो हम दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का फार्मूला लिखते हैं, अभी जस्ट पीछे लिखे थे। ये क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो देखो इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, केवल क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस। और यह फोर्स क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि r को हम डबल करेंगे, r को क्या कर देंगे डबल, 2r कर देंगे, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4r हो जाएगा। मीन्स डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स घटता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर देंगे, 2r कर देंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा
तो चौथाई हो जाएगी। ये डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि अभी भी किसी को दिक्कत है तो ऐसे सोचो, F1/F2 इक्वल्स क्या होता है, R2/R1। तो यहाँ R2 का वैल्यू जो है ना कितना दिया गया है, 2R, सॉरी इसका स्क्वायर होगा, ये 2R और R1 का वैल्यू R है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये कितना निकल जाएगा, 4। तो F1/F2 इक्वल्स 4, देन F2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, F1/4 हो जाएगा। तो मीन जो पहले फोर्स था उसका 1/4 हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा जो है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। एक बार देखो, फिर से समझो। यदि सब क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 फिर से सामने बोर्ड पर है, आप पढ़िए और समझिए इसको। एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में, शून्य मतलब वैक्यूम में, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। कितना बल लगाएगा, ऑप्शन देख लो। 1 न्यूटन का, 9 गुना 10 का पावर -9 न्यूटन का, 9 गुना 10 का पावर +9 न्यूटन का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या, एक मिनट, हाँ, अब इसमें आपको बताना है। अभी तो तुम देखे, यहाँ कहता है क्या, Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स क्या हो जाए, 1 कूलम, और R का वैल्यू यदि कितना हो जाए 1 मीटर, तो आपसे पूछा गया F क्या होगा, ये निकालिए। इस पर क्वेश्चन है। और इसके लिए फोर्स का क्या फार्मूला होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब इसी में सारे वैल्यू को पुट करो और इस फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या होगा। इस फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा। तो देखो, सबको पता है 1/4πε0। ये जो 1/4πε0 होगा, इसको याद रखना, पूछा जाता है। ये क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये वैल्यू होता है 1/4πε0 का। तो यहाँ इसके प्लेस पर मैं क्या लिख लूँ, 9 × 10⁹, और बताओ Q1 Q2 क्या है, 1 कूलम, तो 1 × 1, और R का वैल्यू क्या है, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन निकलेगा ये फोर्स जो है। तो इसी फोर्स को कैलकुलेट करना था। अब देखो, बताओ इसमें से कौन सा फोर्स जो है ना करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, फिर जवाब देना। हम समय भी देंगे, रुकेंगे भी, बट है क्या, ऑनलाइन है, थोड़ा सा तो जल्दीबाजी करना होगा। तुम फिर से वीडियो रिप्ले करके देखना, वीडियो को पॉज कर करके खुद से पहले सॉल्व करना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो ना, ये जो परमिटिविटी होता है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं फ्री स्पेस का, तो मुक्त आकाश बोले या निर्वात बोले एक ही है। इसका परावैद्युतता क्या होती है, ऑप्शन दिया हुआ 9 × 10⁹। देखना, ये 109 नहीं है, यह 10 का पावर 9 है, मिस्टेक हो गया है यहाँ प्रिंटिंग में। तो इसमें जवाब देना, ये क्या होगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, चलो हम क्वेश्चन को आसान करते हैं। आपसे ε0 का वैल्यू पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जाता है। ये नीट का एग्जाम हो या फिर जेई का हो, सभी जगह पूछा जाता था, बट अब बोर्ड के लिए यह फेमस है। इसका वैल्यू हमेशा के लिए याद रख लो। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ε0 का वैल्यू क्या होगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसका एक यूनिट और होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 8.85 × 10⁻⁻12, ये फेराड पर मीटर, फेराड पर मीटर। ये वैल्यू होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, निर्वात का जो है ना परावैद्युतता ये होगा। तो इसका सही ऑप्शन सी नंबर है, इसका सही ऑप्शन सी नंबर है।
थोड़ा सा जल्दी हमको निकलना पड़ेगा। फिर से आप जो है बाद में वीडियो को जो है रिप्ले करके देखना, और ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पर, जो है यूट्यूब पर रहेगा, वहाँ से फिर जो है तुम इसको नोट करना जो है। चलो अब देखो वही क्वांटिटी पूछा गया, द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूछा है, बिहार बोर्ड वाला पूछा, इसलिए इसको भी हम रख लिए। और पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, ऑप्शन है अभी जस्ट तुम देखे हो तो बता दो इसका कौन सा सही ऑप्शन है। ये इसका कौन सा, देखो अब यूनिट में जो है, यूनिट में कन्फ्यूजन है, यूनिट में कन्फ्यूजन है। हालांकि जो है ना यहाँ नोमेरिकल्स वैल्यू देखा जाए तो नोमेरिकल्स वैल्यू यही सही है, इसलिए ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट यहाँ देखो यूनिट जो है ना क्या है, यहाँ यूनिट गलत लिखा गया है। इसका नोमेरिकल्स वैल्यू तो सही होगा, देख लेना इसमें मिस्टेक है। एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या होगा, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हालांकि बी ऑप्शन सही होना चाहिए, बट जो है यूनिट और इसका पावर थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट हुआ है, इसको सही कर लेना। यहाँ इसके प्लेस पर ये लिखा जाना चाहिए था, जो इसको सही कर लेना। ओ शिट, सॉरी, रुक जाओ, देखो एकदम ये ब्लंडर हो गया, ये हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख रहे हैं, सॉरी, ये सही है, ये यहाँ इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। देखना ये तो ब्लंडर है, हम इसमें क्या जो है ना लिख रहे थे, ये पूछा गया इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा गया। हम आपको किसका वैल्यू बता दे रहे थे, एप्सिलॉन नॉट का बता रहे थे। इसका तो इजी है, इसका तो अभी जस्ट हम फिर पीछे किए थे। ये होता है 9 × 10⁹, ये क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो इजी है, ये होता है। और ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए नंबर इसका सही होगा। देखना थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो गया था। क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो है ना जो 30-40 सेकेंड जरूर दूंगा। क्वेश्चन पढ़ो, पहले खुद से प्रयास करो सॉल्व करने का, और यदि तुम आंसर जानते हो तो आंसर चैट जरूर करो, चैट कीजिए तो थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 जो है, क्वेश्चन नंबर 47 कुछ इस तरह से फिर से तुम्हारा परमिटिविटी पर आधारित क्वेश्चन है, या प्रावैधता पर आधारित क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कूलम्स लॉ से जो लिया गया है, या जहां कैपेसिटर कैपेसिटेंस पढ़ते हैं वहां भी इस तरह के क्वेश्चन हैं। अब इसमें तुम लोग सोच के बताओ, देख के बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब जिसको इसके बारे में जिसको भी परेशानी है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं, तुम समझना। देखो हम लोग जानते हैं F इक्वल्स क्या होता है, ये होता है KQ1 Q2 अपॉन R²। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K, ये समानुपाती नियतांक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो K है, इस K का वैल्यू SI सिस्टम ऑफ यूनिट में, SI सिस्टम ऑफ यूनिट में इस K का वैल्यू क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इसी एप्सिलॉन को विद्युत परावैद्युतता कहते हैं, इस एप्सिलॉन को ही हम परावैद्युतता कहते हैं, या इसको हम परमिटिविटी कहते हैं। एक्चुअल में इस एप्सिलॉन का वैल्यू ऐसे लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखा जाता है, जबकि एप्सिलॉन नॉट ये वैक्यूम का या एयर का परमिटिविटी है, या निर्वात का, या हम बोलेंगे क्या, यह वायु माध्यम का या विद्युतशीलता है या परावैद्युतता है। और एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, यह जो है ना अपेक्षिक जो है परावैद्युतता है। तो हमको लिखना है कि इसका वैल्यू, ये एप्सिलॉन आर ने पूछा जा रहा है, तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज याद रख लेना, ये क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, विद्युतशीलता इप्सिलॉन का मात्रक होता है। देखो अभी इसका तो हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यू पढ़े थे, तो उससे मात्रक तुम बता सकते हो। इसका मात्रक होता है, चलो इसका मात्रक लिखने के लिए सिखाते हैं। इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, यदि तुम पढ़े हो समांतर प्लेट संधारित्र, नहीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े हो, यदि याद करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक प्लेट होता है नेगेटिव। यदि इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए d, और इस प्लेट की एरिया a हो जाए, और इसके इनसाइड क्या हो जाए एयर, तब इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस जिसको कहते हैं, ये क्या होता है a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, ये होता है। तो हमको यूनिट लिखना किसका है, तो इप्सिलॉन का यूनिट लिखना है। तो बोलो तो इप्सिलॉन इक्वल्स क्या हो जाएगा, c इंटू डी बाय ए। अब पहचानो c क्या है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, यह धारिता है, धारिता का यूनिट फेराड होता है f, और d क्या है, डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, और a क्या है, प्रत्येक प्लेट का फेसिंग एरिया, तो ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से तुम क्या करो, मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल जो यूनिट होगा या फेराड पर मीटर लिखो या फेराड मीटर -1 लिखो जो है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह बी नंबर होगा। तुम इस तरह से जो है इसको समझ सकते हो जो। चलिए आपको ये समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे आसान क्वेश्चन है और ये तो बार बार पूछा गया है। यदि क्वेश्चन बैंक उलट के देखेगा तो ये लगेगा रिपीटिंग है, कई बार पूछा है, तो इसको जानते भी हो, इसको जानते भी हो। और जिसको याद नहीं रहता है तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, ई से। और यह डिफाइन कैसे होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज प्रति एकांक धन आवेश पर आरोपित बल। अब बोलो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम। तो इसी को क्या लिखा जाता है, न्यूटन पर कूलम। इसका जो एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, या कभी कभी इसको ऐसे वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। देखो यहाँ न्यूटन पर कूलम, ये बी ऑप्शन है, इसलिए यह करेक्ट ऑप्शन होगा। और अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। पहले तुम खुद से पढ़ो, समझो, जवाब देना। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q को रखने पर उस पर लगने वाला फोर्स का कौन सा सही फार्मूला होगा, ये बताना है आपको। पहले आप खुद से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल आसान। अभी तो जस्ट हम लोग देखे, अभी जस्ट हम लोग पढ़े क्या, E इक्वल्स क्या होता है, E इक्वल्स होता है F अपॉन Q, देन F इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो Q इंटू E हो जाएगा। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन इसमें ढूंढिए कौन है, तो A नंबर ही इसका सही ऑप्शन होगा। चलो फिर से क्वेश्चन नंबर 51। पहले आप खुद से कोशिश करो इसको सॉल्व करने का, बताना इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जस्ट तुम इस तरह के क्वेश्चन को पीछे देखे हुए हो, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51।
अभी पीछे कहीं ना कहीं हम बताए थे आपको, कोई चार्ज ये Q हो जाए और इससे r डिस्टेंस पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना हो, व्यंजक लिखना हो, तो क्या फार्मूला था? तो ये क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब तुम सोच सकते हो बिहार बोर्ड में क्या लेवल है क्वेश्चन पूछे जाने का। बस ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। और इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और देखो इसमें 5-7 क्वेश्चन और भी है, उसको आज कंप्लीट कर लेता हूं ताकि नेक्स्ट क्लास से जो है ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो है, तो इसको पहले कंप्लीट कर ही लो आज जो है, बहुत लोग जुड़े हुए भी नहीं हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। The electric forces applied on them will be equal। अब ये ऑप्शन है, इसमें पहले पढ़िए और समझिए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप पढ़िए समझिए फिर जवाब दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उससे ये है, देखो जिसको क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो हम दिखा दें। ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बोला गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से दिखा लें। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यदि क्या हो जाए, ई हो जाए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया और एक प्रोटॉन को। सपोज यहाँ ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन होगा, और यहाँ क्या हम रख लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लें, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है E और ये प्रोटॉन है P, ये प्रोटॉन है P। आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इस पर प्लस E चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा और इस पर माइनस E चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, किसी भी चार्ज पार्टिकल्स पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी, वह फोर्स यदि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ये प्रोटॉन पर, और यह नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन इस फोर्स का जो फार्मूला होता है F इक्वल्स क्या होता है, Q इंटू E। यदि इसका हम इस फॉर्म से निकालेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के चार्ज से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दें। यदि हम लिखना चाहेंगे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखो वेक्टर साइन नहीं ले रहे हैं, तो ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही मैग्नीट्यूड में चार्ज होता है जितना प्रोटॉन में होता है। ये भी क्या होगा, E इंटू E हो जाएगा। तो देखा क्या जाएगा, जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के लगेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के जो एक्ट होते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्सेस अप्लाइड ऑन देम विल बी इक्वल, इक्वल लेकिन मैग्नीट्यूड में होगा। द रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस विल बी इक्वल, रिजल्टेंट को या मैग्नीट्यूड को परिमाण में बराबर होंगे। अच्छा, यहाँ रिजल्टेंट लिखा गया है, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, इसको लिख लेना है आपको क्या, मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस विल बी इक्वल, और ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों का सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में ये फोर्सेस सेम होंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी। यहाँ सुधार कर लेना, रिजल्टेंट के बदले तुम मैग्नीट्यूड लिखना। चलो, यदि समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, फिर नेक्स्ट बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आया। देखो लास्ट में आसान आसान सा क्वेश्चन है, इसमें पहचानना है वेक्टर क्वांटिटी। देखो 4 क्वांटिटी है, सॉरी 3 क्वांटिटी है, और इसमें बताइए क्या कोई वेक्टर क्वांटिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। इसमें कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज,
ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पहले इसको समझ लो तब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वह क्या होगा, स्केलर, इसमें एरो साइन नहीं यूज करते हैं। कैपेसिटेंस ये भी क्या है, स्केलर है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मीन्स यह वेक्टर क्वांटिटी है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत तीव्रता जो होती है वह सदिश राशि है। और तब देखो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये मेडिकल वगैरह में भी पूछा जाता था, बट अब बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाने लगा। और ये है क्या, जब भी हम सॉफ्ट बबल को चार्ज करेंगे तो पूछा जाता उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। मीन्स कोई सॉफ्ट बबल है, ऐसा तुम जो है दिखा सकते हो। सपोज ये एक सॉफ्ट बबल है, सॉफ्ट बबल का शेप कैसा होता है बोलो, ये स्फेरिकल होता है। कोई भी बबल हो वह स्फेरिकल होता है। मिनिमम सरफेस टेंशन जो है बनाने के लिए उसका जो है शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। और इसकी रेडियस सपोज अभी कितनी है, आर है। अब यदि सॉफ्ट बबल को जो चार्ज करते हैं, कोई चार्ज दो, हम तो हमेशा पॉजिटिव ही यूज करते हैं, तो यहाँ आप इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दो। यह साबुन का बबल है, बुलबुला है, और इसको सपोज धन आवेशित करेंगे तो क्या, यदि इसको आवेशित करेंगे यह सिकुड़ेगा या फैलेगा, यह इसमें एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये पूछा जा रहा है। मीन्स रेडियस बढ़ेगी या घटेगी। देखो कॉमन सेंस है, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इसमें तो ऐसे पहले दो प्रेशर है, एक इनसाइड प्रेशर है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बट जैसे चार्ज करते हैं तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और यहाँ से चार्ज के कारण ये अपोजिट जो है ना, इस पर फोर्स एक्ट होना शुरू होता है, जिस कारण से इसमें थोड़ा एक्सपेंशन होता है और ये जो रेडियस होती है, रेडियस इंक्रीज करने लगती है। तो रेडियस क्या होती है, इसकी इंक्रीज करती है। जब भी हम किसी सॉफ्ट बबल को चार्ज करते हैं, साबुन के बुलबुले को आवेशित की जाती है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। जो तुम ऐसे सोच सकते हो इसको। चलो और 2-3 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 55, चलो बहुत ही बेसिक है लेकिन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो है पहले तुम बता दो जो है क्या होगा आंसर, जो है तुम टाइप करो। डाइपोल मोमेंट का, विद्युत द्विध्रुव का जो है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछा गया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट किससे करते हैं, यह चार्ज और लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पहले तो इसका डेफिनेशन समझो। अब यदि एसआई यूनिट लिखना होगा तो बोलिए चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, और जो है लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कूलम मीटर इसका एसआई यूनिट होगा। बट एक जो है ना शुरू में बताए थे, इसका दूसरा यूनिट डीवाई होता है। इसका दूसरा यूनिट क्या होता है, डीवाई होता है। यह कॉमर्शियल यूनिट है और बहुत छोटा यूनिट है, इसको भी याद रखना, ये बार बार पूछा गया है। 1 डीवाई कितना कूलम मीटर होता है, तो 1/3 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर के इक्वल होता है। 1 डीवाई इतना कूलम मीटर के इक्वल होता है। तो अभी इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कूलम मीटर, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, आप इसको पढ़ो समझो। देखो गॉस थ्योरम का सवाल है, गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसका जवाब देना, इसका कुछ ऑप्शन इस तरह से है। इसका ऑप्शन इस तरह से है, यदि किसी को दिक्कत हो क्वेश्चन समझने में तो हम इस तरह से एक दिखा लेते हैं। कोई क्लोज सरफेस है जस्ट लाइक बलून, जस्ट लाइक ये बलून है, कोई गुब्बारा है, ये बलून है और इसके अंदर जो है ना क्या रखा हुआ है, तो इसके अंदर 5 डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल में आपको पता है ये -Q1 तो ये +Q1, ये दूसरा डाइपोल है ये -Q2 तो इस पर क्या होगा, +Q2 होगा। यह तीसरा डाइपोल है तो इस पर हम लिखेंगे -Q3 तो यहाँ क्या हो जाएगा, +Q3।
क्योंकि चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है। इस तरह से ये चौथा डायपोल है -Q4, तो यहाँ हो जाएगा +Q4, और इसी तरह से ये पांचवा डायपोल -Q5, तो ये क्या हो जाएगा +Q5। अब पूछा गया इस जो है ना बंद सतह से संबद्ध फ्लक्स क्या होगा, इस क्लोज सरफेस के ओवर फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ये फ्लक्स का वैल्यू बताना है आपको। तो फाई बराबर क्या होता है गॉस थ्योरम से 1/ε0 सिग्मा Q। सिग्मा मतलब इसके अंदर जितने चार्ज हैं, तो अंदर के सभी चार्ज को तुम जोड़ो तो इस डायपोल का टोटल चार्ज 0, इसका भी 0, इसका भी 0, 0, 0, 0, तो टोटल चार्ज 0, इसलिए फ्लक्स क्या होगा 0, इसलिए आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा। इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस इज डैश टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। अरे ये तो जो है क्या है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। गॉस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है कि कोई क्लोज सरफेस होता है तो उस क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्ज होते हैं तो उस चार्ज का क्या होगा, फ्लक्स कहा जाता है 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा 1/ε0, तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट है। ये जस्ट स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन नियर ए चार्ज प्लेन सीट। अब कोई चार्ज प्लेन सीट है तो उसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, 1 मिनट, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। ये सपोज ये कोई प्लेन चार्ज सीट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा है, तो यहाँ जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब ये देखना पड़ेगा, तो ये चार्ज सीट है कैसा, किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक। यदि यह इंसुलेटिंग हो, कुचालक हो, इंसुलेटिंग कुचालक होगा, तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है σ/2ε0। नहीं, ये किसके केस में होगा, कुचालक के केस में, इंसुलेटर के केस में। लेकिन यही यदि क्या हो जाता, यदि चालक होता तो चालक में क्या होता है σ/ε0। ये किसके केस में, कंडक्टर के केस में जो है। तो अभी जो है कुछ नहीं है, तो इसमें जो है कंडक्टर नहीं बोला गया, तो हम लोग इसको मानेंगे। और इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। चलो और भी बस कुछ क्वेश्चन है, इसको कर लो, आज ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ चार्ज कंडक्टर। देखो अब कंडक्टर पूछ दिया, अभी जस्ट बताए थे कंडक्टर रहेगा तो σ/ε0 और इंसुलेटर रहेगा क्या बताए थे σ/2ε0। ये याद रखना, ये सब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर जो है क्वेश्चंस है। और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू अ स्फीयर ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इट डिस्ट्रीब्यूट। किसी कुचालक पदार्थ को आवेश देने पर क्या होता है, इसमें देखो याद ये रखना, यदि ये कैसा है, एक स्फीयर है और यह स्फीयर क्या हो, कंडक्टर या कंडक्टर हो, तो इसको चार्ज देंगे तो चार्ज इसके आउटर सरफेस में रहेगा। लेकिन यदि यह इंसुलेटर होगा तो इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज इसके अंदर बाहर सभी जगह रहेगा। तो चार्ज इसके अंदर बाहर सभी जगह होगा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज को जो मूव कराता है, और वह जो है ना हाईएस्ट सेपरेशन में रहना चाहता है। बट यहाँ चार्ज फिक्स होता है, चार्ज मूव नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखो चालक के केस में, कंडक्टर के केस में किसी कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दो
चालक गोला को आवेश दो तो उसके बाहरी सतह में रहेगा, लेकिन कुचालक गोला को आवेश देने पर तो आवेश क्या होता है, अंदर बाहर सभी जगह रहता है। याद रख लेना बस। और ये एक है, इसको देख करके बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ एक फिगर दिखाया गया और इस फिगर में देखो क्या बताया जा रहा है। यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ जो है ना विद्युत क्षेत्र रेखा का घनत्व अधिक है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, यहाँ जितना घनत्व है उतना ही घनत्व यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या है, सेपरेशन है। तो ए और पी पॉइंट पर, ए और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा, वह इक्वल होगा और वह बी पॉइंट से अधिक होगा। जहां अधिक डेंसिटी होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अधिक होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। इसका सही ऑप्शन सी होगा। अरे ये क्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, बस लग रहा है कि और दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है और ये क्वेश्चन फिर से पढ़ो। देखो तो अभी जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, उसी क्वेश्चन को जो है ना दूसरे लैंग्वेज में पूछा गया। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हो। यदि इन्फिनाइटली लॉन्ग जो है ना प्लेन चार्ज शीट हो, थिन प्लेन चार्ज शीट हो, लॉन्ग इन्फिनाइटली थिन प्लेन चार्ज शीट हो, ये थिन प्लेन चार्ज शीट हो, तो इसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग है तो तब क्या हो जाएगा, ओनली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यदि कुचालक रहता तो बोलते सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसा है ये देखो जो है ना, ये क्या है, चालक पदार्थ बोला गया। यह किस तरह का है जो है ना, तो ये कंडक्टिंग जो है ना थिन प्लेन शीट है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। अब ये जो एक लास्ट क्वेश्चन है, बट ये न्यूमेरिकल टाइप का है, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा सा सोचो और फिर जवाब देना। देखो एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर जो है ना पेयर ऑफ चार्जेस है, एक स्मॉल जो है पेयर है, एक जो है ना कैपिटल क्यू के पेयर में लिखा हुआ चार्ज, जिसमें ईच साइड आर है। तो इसका यदि हम डायगोनल लिखना चाहेंगे तो डायगोनल क्या हो जाएगा, r√2 हो जाएगा। अब कहता है क्या, यदि क्यू चार्ज पर जो फोर्स 0 हो जाए, देखो तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगाएगा। तो एक तो ये फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स इधर, तो जितना मैग्नीट्यूड इसके द्वारा इस पर होगा F, सेम मैग्नीट्यूड इसके द्वारा इस पर लगाई जाएगी, ये F हो जाएगा। और एक ये फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा जो, अब ये अच्छा ये इधर लगाएगा तो बैलेंस नहीं करेगा। इसका मतलब है क्या, इसको जरूर जो है ना नेगेटिव होना चाहिए था और ये इधर फोर्स लगेगा तब इसको बैलेंस करेगा। हम क्या इसको मान लेते हैं, सपोज इसको हम मान लें क्या, इसको F' मान लें। और ये देखो दो फोर्स यदि इक्वल मैग्नीट्यूड का परपेंडिकुलर हो तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा √2F। अब इक्वल इसको जो है ना, इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कब करेगा, जब √2F इक्वल हो जाए F' के। अब यही से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। बताइए कूलम्ब्स लॉ से इस दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, F है। तो कैसे लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r²। और इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q और डिवाइडेड बाय r√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2r² हो जाएगा ये। बाकी देखो इसमें क्या क्या चीज कट जा रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q कैंसिल, r² कैंसिल, बच क्या गया, जल्दी से लिखिए इसको। ये क्या बच गया, राइट साइड, लेफ्ट साइड बचा है √2 इंटू Q, और राइट साइड क्या बचा है, कैपिटल Q/2 बचा है।
कैपिटल Q अपन 2, हमको किसका रेशियो निकालना है, कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो निकालना है। तो इस रेशियो को कैसे निकाला जाएगा, तो 2 को इधर ले आइए तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें ये 63 क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करवाए। और जब एग्जाम की बात आएगी तो फिर आपको सजेस्टेड क्वेश्चन देंगे, तो इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन घट जाएगा। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आपको हम एक लिस्ट देंगे, उसको देख करके जाना है। तो आप इस क्वेश्चन को फिर से रिप्ले कीजिए, सबको अच्छे से देखिए, कहीं कोई कंसेप्ट हो, यदि भागलपुर में हो